नमस्कार, मेरा नाम है उदित बसले और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान फोकस। इस शो में हम उन मुद्दों और खबरों पर फोकस करते हैं जो सीधे आपसे वास्ता रखती हैं। आज बात होगी नेजल वैक्सीन की। इस विषय पर बात करने के लिए आईसीएमआर के डॉक्टर आर गंगा केतकर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में हमसे बात करने के लिए। सर, एक बात इस समय सब चर्चा में है कि नेजल वैक्सीन देश में आने वाला है और ये शायद फायदेमंद होगा। तो सर बताएंगे सबसे पहले कि नेजल वैक्सीन है क्या? नहीं, नेजल वैक्सीन जो होते हैं ना, या तो उसमें आप वायरस को इस्तेमाल कर सकते हैं या वायरस लाइक पार्टिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें जो इस किस्म के प्रोटीन्स होंगे, जैसे आपने वो स्पाइक प्रोटीन भी देखा था, वो स्पाइक प्रोटीन के वैसे प्रोटीन्स उसमें रख के उसका इस्तेमाल करके ये नेजल वैक्सीन बनाई जा सकती है। अब ये वायरस लाइक पार्टिकल रहे वाले वैक्सीन जो बनेंगे, उसको हमने नाक से दिया तो एडवांटेज क्या होगा? नेजल वैक्सीन अगर हम देते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? अभी के वैक्सीन जो है वो हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से देते हैं। अब इंजेक्शन से जब वैक्सीन देते हैं तो उसके खिलाफ की जो इम्यूनिटी बनती है वो जनरली ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज बनाना और टी सेल सेंसिटाइज करना, इस किस्म की बनती है। लेकिन हमको अगर विषाणु मेरे शरीर में आना ही नहीं है, आना अगर नहीं है, तो मुझे जो प्रोटेक्शन लगता है वो म्यूकोजल इम्यूनिटी का। म्यूकोजा यानी मेरे शरीर के अंदर जो भी हिस्से हैं उसके ऊपर की एक चमड़ी रहे वैसे अंदर की, उसको हम म्यूकोजा बोलते हैं। जैसे मुंह को खोला तो हमको जो दिखता है वो म्यूकोजा दिखता है। तो वैसी किस्म की जगह पे हमको प्रोटेक्शन चाहिए, तो ही वो अंदर नहीं आ पाएगा विषाणु। अब वो करने के लिए जो एंटीबॉडी लगती है उसको सीक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन ए करके बोला जाता है। अब वो एंटीबॉडी शायद इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में ज्यादा बनती नहीं, क्योंकि ये म्यूकोजल इम्यूनिटी का हिस्सा होता है। ये एडेप्टिव इम्यूनिटी में थोड़ा सा कठिन जाता है, कुछ उसमें दोनों में कुछ फर्क है। अब जब ऐसा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका फायदा क्या दिखेगा कि ये जो नए वैक्सीन आए हैं अभी भी जो हमको मिल रहे हैं, वो वैक्सीन से सीवियर कोविड डिसीज नहीं होता है, मौत नहीं होगी। लेकिन अगर उसने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं किया, वो कोई ऐसे इंसान के साथ उसका संपर्क आया जिसको ये कोविड की बीमारी है, तो इसको बीमारी लगने का चांस हम रोक नहीं सकते इतने अच्छे ढंग से। लेकिन इस इंसान को माइल्ड या एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, उसको सीवियर कोविड डिसीज नहीं होगा आज की वैक्सीन लिए। तो नेजल वैक्सीन अगर लें तो ये दोनों चीजों को प्रोटेक्शन आएगा। वो ना उसको इन्फेक्शन होगा, ना उसको सीवियर कोविड डिसीज और डेथ होने का चांस वो कम करने में कामयाब होगी। लेकिन अभी हमारे देश में भारत बायोटेक करके जो कंपनी है, वो कंपनी नेजल वैक्सीन भी बना रही है। उसने डीसीजीआई के पास से अप्रूवल ले लिया कि ये जो वैक्सीन हम बनाए हैं वो वैक्सीन काम करती है क्या नहीं, असरकारक है क्या नहीं है। तो ये वैक्सीन की ट्रायल अभी इस वक्त चालू है। नेजल वैक्सीन अभी भी दुनिया में तकरीबन 10 वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं जो नेजल वैक्सीन भी बना रहे हैं। अब ये नेजल वैक्सीन अभी भी कहीं उपलब्ध नहीं है, लेकिन जैसे ही इनके ट्रायल्स हो जाएंगे ये वैक्सीन भी बाहर के देशों में भी उसको अप्रूवल दिया जाएगा, क्योंकि उसका अगर असर अच्छा हो तो उसके एडवांटेजेस कई ज्यादा है अगर हमने नेजल वैक्सीन का इस्तेमाल करने का सोचा तो ये अभी क्या उम्मीद की जा रही है कि ये कब तक देश में आने की संभावना है इसकी? ये जो नेजल वैक्सीन है, मेरे हिसाब से वो लोग सेकेंड वेव के अंदर जहां बहुत तेजी से इन्फेक्शन हो रहे हैं उस टाइम पे ये इंसानों में क्लिनिकल ट्रायल करने की बात कर रहे हैं। उसका मायना क्या होगा? अगर ज्यादा लोगों को अगर इन्फेक्शन होता है तो ट्रायल जल्द से जल्द खत्म करने में आसानी होती है, क्योंकि आपको उसका असर देखने को टाइम ज्यादा गुजारा करने की जरूरत नहीं आएगी। अगर ऐसा है तो हमने एक अंदाज रखना अच्छा रहेगा कि शायद 3 महीने में या और 4 महीने के अंदर आपको इसके ट्रायल के रिजल्ट्स दिखना ये शायद मुनासिब हो सकेगा।
ऐसे लगता है। तो जैसे अभी बातें चल रही हैं कि अभी डबल म्यूटेट वर्जन है वायरस का, ट्रिपल म्यूटेट वर्जन भी शायद आइसोलेट होना शुरू हुआ है, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो क्या उसमें भी ये कारगर साबित हो सकती है क्या ये वैक्सीन, या अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ इसमें जिस तरह जी। अब कैसा है, उसके उसके लिए सही मानों से अगर आप पूछे तो ये लोगों ने जो लैब में जो स्टडी होती है उसमें उन्होंने देखना चाहिए कि मैंने जो कुछ बनाया है प्रोडक्ट, मैं अगर एनिमल्स को भी दूं तो एनिमल्स को उसका प्रोटेक्शन आता है कि नहीं वेरिएंट के खिलाफ, लेकिन उसका डेटा अभी उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात, हम जब भी ये वैक्सीन ट्राई कर रहे हैं वो पेशेंट मरीजों के जिनको दिया हुआ है उसका खून निकाल के हम टेस्ट कर सकते हैं कि इसका असर वेरिएंट के ऊपर भी गिरेगा या नहीं गिरेगा, जो लोगों को ये इस किस्म से वैक्सीन दी गई, लेकिन उनका डेटा अभी उपलब्ध नहीं है। अब ये बोलना कि वेरिएंट के खिलाफ काम करेगी क्या, ये थोड़ा सा प्रीमैच्योर रहेगा, ये अच्छी बात नहीं रहेगी, क्योंकि साइंस में जब तक वो ठोस सबूत हाथ में नहीं आता तब तक उसके ऊपर चर्चा करने को हम स्पेकुलेशन बोलते हैं। जब तक टेस्टिंग पूरी ना हो जाए प्रॉपर जी, वो नहीं बोल पाएंगे हम। सर इसे बीच में एक खबर आई थी कि कनाडा की जो बायोटेक कंपनी है सैनोटाइज, उसने शायद कोई बनाया है और उसमें उसके जो रिजल्ट आए हैं वो काफी बेहतर निकले हैं, तो उस पर कुछ क्या कहना है आपका, या आप उसके बारे में कुछ जानकारी है, क्या है ये? सैनिटाइज वो ब्रिटेन में हुई है ना, वो तो कर्नाटक में नहीं। सैनिटाइज जो नहीं, कनाडा कनाडा जो कंपनी है। हाँ सैनिटाइज, वो सैनिटाइज का जो है नाइट्रस ऑक्साइड करके एक गैस होता है, वो गैस का इस्तेमाल करके उनका कहना है उसको मैंने अगर नेजल स्प्रे करके दिया तो अपने नाक में ये विषाणु बैठना मुश्किल हो जाएगा, वो नाक के अंदर रह नहीं पाएगा, तो उसका असर क्या होगा, असर इन्फेक्शन के ऊपर पक्का गिरने का चांस रहेगा। लेकिन अभी भी उन्होंने ये डेटा जो है, डेटा अभी सबमिट नहीं किया है, तब तक हमको थोड़ा रुकना पड़ेगा। ये एक अच्छी डिस्कवरी है जिसका फायदा कई जगहों पे हमको करने में ये होगा, आसानी होगी। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही काम की बात बोली है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी जरूरी बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आप भी सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। हम फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। हिंदुस्तान फोकस में आज इतना ही। नमस्कार।